पहला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, मोलरता तुमसे पूछा है, मोलरता का फॉर्मूला पता ही है। मैं सॉल्व किसी को भी नहीं करूंगा पूरा, ठीक है। कैलकुलेशन तुम लोग खुद करोगे, WB/MB वॉल्यूम इंटू 1000। कितना है हमारे पास, विलय का मास 7 ग्राम, 7। NaOH का सबको याद होगा 40 होता है, और आयतन कितना लिया है 400 ml, और इंटू 1000 ml में है तो 1000। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, जो भी आएगा यूनिट जरूर लिखोगे, मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो भी आंसर सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। बिल्कुल, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए रेट कांस्टेंट का मान कितना होता है, सेकंड इनवर्स, या जनरली तुम बोलोगे टाइम इनवर्स। क्या बोलोगे, क्योंकि मान लो तुमने ये याद कर रखा है सेकंड इनवर्स, और एग्जाम में आ गया घंटे में या साल में आ गया, मिनट में आ गया, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना होगा कि जिसमें भी आ रहा है उसी का इनवर्स हो जाएगा। इवन याद रखो इसकी यूनिट ईयर इनवर्स भी हो सकती है। अगर कोई क्वेश्चन ही साल में चल रहा है, वहां पे टाइम साल की हो रही है, बात हो रही है, तो वहां पे यूनिट क्या हो जाएगा, ईयर इनवर्स। और ये वाली बात कहाँ पर होती है, जितने भी कि तुम्हारे नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। एक ही हमारे में क्वेश्चन है, कौन सा है वो, कार्बन 60 का है, किसका है वो, रेडियो एक्टिव कोई क्वेश्चन है ना, ठीक है। एनसीईआरटी में कि एक बच्चे के बॉडी के अंदर इतना माइक्रोग्राम कोई एलिमेंट चला गया, स्ट्रोंशियम, ठीक है। और उसके बाद में जब वो 10 साल का हो गया तब उसकी बॉडी में कितना स्ट्रोंशियम बचा हुआ है, और जब वो कितने साल का हो गया, 60 साल का, तब कितना बचा है। तो वहां पे क्वेश्चन हमारा किस में चलता है, ईयर में। चलो ये हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड देखो, मतलब नेक्स्ट, जल अपघटन पर बेंजामाइड बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजामाइड क्या है बताओ, बेंजीन पे CONH2, बेंजीन पे CONH2, ये बेंजामाइड है। और हमें पता है कि अमाइड का जब भी जल अपघटन होता है, या तो अम्ल की उपस्थिति में या क्षार की, तो अम्ल बन जाता है, कार्बोक्जिलिक अम्ल। क्या बन जाता है, तो COOH। तो बेंजामाइड से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। कुछ इसमें से कॉपी तो नहीं करना है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो कर लेना, ये सब जान पहचान के हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसकी बात करेंगे हम, वही तुम कॉपी करोगे। अब देखो, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, RNH2 CaCl3 और KOH, बिल्कुल कार्बाइलमाइन रिएक्शन है, और हमारा आंसर आ जाएगा RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कार्बाइलमाइन रिएक्शन। RNA में उपस्थित क्षारक, हाँ, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन एंड यूरासिल, ठीक है। उसके बाद फिर से ये जो क्वेश्चन है का, ये तुम्हारा सॉलिड स्टेट का है। हाँ, इसका जो ख वाला पार्ट है ये विलेन चैप्टर का है, किसका है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, तो पूरा तुम डिफाइन करोगे कि किसी विलायक में, शुद्ध विलायक में जब हम क्या डाल देते हैं, अवाष्पशील विलय, तो उस जो विलयन होता है उसका जो वाष्प दाब होता है वो विलायक की तुलना में कम हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। आपेक्षिक नहीं, लेकिन आपेक्षिक अवनमन किसे कहोगे, डेल्टा P तो हो गया तुम्हारा अवनमन, P0 माइनस PS। जब तुम इसको P0 से भाग कर देते हो, जो शुद्ध विलायक है उसके वाष्प दाब से भाग कर देते हो, तब ये क्या बनता है, आपेक्षिक अवनमन। फिर ये कह रहे हैं कि विलय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध है। तो ये तुम्हें यही वाली चीज लिखनी है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, अब क्या बोला है ना, विलय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज, तो विलय मोल प्रभाज बस ये x पे, बस ये फॉर्मूला लिखना है तुम्हें, ठीक है। जबकि हम इस फॉर्मूले को और एक्सपेंड कर सकते हैं ना, WB/MB WA इंटू MA। जब न्यूमेरिकल आता है तो तुम इसी फॉर्मूले का यूज करते हो ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव को समझाइए, इंपॉर्टेंट है।
क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, जिसकी सहायता से हम बाकी तत्वों का क्या ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसको फिर तुम पूरा डिटेल में समझाओगे डायग्राम के साथ कि इसमें हमने क्या ले लिया, HCl। एक हम बीकर लेते हैं और उस बीकर में क्या ले लेंगे, HCl, जिसकी मोलरता कितनी होगी, 1। इसमें हमने HCl ले लिया 1 मोलरता का। फिर इसमें हम पूरा एक इस तरीके से ट्यूब होता है कांच का, ये प्लैटिनम का वायर होता है और प्लैटिनम की शीट होती है, काले कलर की होती है। इसमें से हम कौन से गैस पास कराते हैं, हाइड्रोजन। कितने दाब पे, एक बार पे। और फिर इस पूरे प्रोसेस के लिए जो रिएक्शन है वो हम ये लिखते हैं, H+, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या प्राप्त हो जाएगा, हाफ H2। और इस अभिक्रिया के लिए ये तो तुम्हारे कौन सी रिएक्शन हो गई, अपचयन। हाइड्रोजन फिर टूटता भी ऐसे ही है, H+, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इसे यहाँ पे ऐसे मत दिखाओ, ये दिखा दो, इसे भी सीधा दिखाओ। ठीक है, इन दोनों ही अभिक्रियाओं के लिए E0 का मान कितना होता है, 0, चाहे वो अपचयन वाली अभिक्रिया हो और चाहे ऑक्सीकरण की। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो पहले से ही हमें पता होता है, कितना 0.00 वोल्ट ऐसे लिखते हैं। और फिर इसकी सहायता से बाकी जितने भी तत्व हैं उनका हम क्या ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। तो ये हो गया। ये विद्युत अपोहन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। स्टीशियोमेट्री दोष ये भी नहीं है। तनु तथा नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया भी नहीं है। अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि नहीं है, ये भी नहीं है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ये है प्राथमिक अल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण। तो पता ही है तुम्हें, 1 डिग्री अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करते हैं क्या डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल, और तापमान कितना लेते हैं, 443। जल निकल जाता है और क्या प्राप्त होता है, एल्कीन। तो वो पूरी तुम्हें रिएक्शन समझानी होगी इसमें। और जनरली इन्होंने सिर्फ तुमसे क्या पूछा है, तुमसे रिएक्शन ही तो पूछा है इन्होंने। तो तुम कोई सा भी एक प्राथमिक अल्कोहल ले लोगे, तुम चाहो तो एथेनॉल ले लो। एथेनॉल में क्या डाला हमने, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कितने तापमान पे, 443 केल्विन। क्या प्राप्त होगा, ईथीन। क्या निकल जाएगा, जल। ठीक है, डिहाइड्रोजनीकरण यही है ना, या कुछ और है, मुझे लग रहा है डिहाइड्रोजनीकरण तो नहीं बोलेंगे, तो कुछ डिहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन निकलना हुआ है ना। हाँ सही है, ये तो जल की बात हो रही है, ये तो निर्जलीकरण रिएक्शन हो गई ना। देखो ये प्राथमिक अल्कोहल है और इसके लिए कॉपर है हमारे पास 573 केल्विन पे, और क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और PCC। ये तीनों एक ही काम करते हैं, ये करते हैं डिहाइड्रोजनीकरण, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन। इसे हम डिहाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं इंग्लिश में। और हाँ नहीं, H2 के साथ उत्प्रेरक डालोगे तो जुड़ेगा ना। H2 अगर तुम उत्प्रेरक के साथ डालोगे तो एल्डिहाइड में डाल के अल्कोहल बनाओगे। अभी तुम ऑक्सीकरण करा रहे हो, हाइड्रोजन निकालना है ना, इसका मतलब यही है ना, डिहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निकलना। तो इसका मतलब बस ये तीन काम करेंगे। ये तीनों के तीनों क्या काम करते हैं, हाइड्रोजन इसमें से निकल जाता है और तुम्हें किसकी प्राप्ति होती है, एल्डिहाइड की। प्राथमिक अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड। फिर देखो फिनॉल का नाइट्रोकरण। अब 2 रिएक्शन लिखोगे यहाँ पे, एक डाइल्यूट वाली लिखोगे कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, तनु नाइट्रिक अम्ल से। किससे, तनु HNO3 से। तो तुम्हें पता है कि क्या प्राप्त होता है, एक बार ऑर्थो पे नाइट्रो लगेगा, बिल्कुल, और एक बार कहाँ पे लगेगा, पैरा पे। एक बार हमें नाइट्रो मिलेगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन तो तुम तब लिखोगे जब तुम्हारा नाइट्रिक अम्ल कैसा है, तनु। सांद्र वाले में तुम्हें पता है पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, फिनॉल किससे रिएक्शन कराना है, सांद्र HNO3 से। तो OH और एक साथ तीनों पोजीशन पे नाइट्रो। IUPAC नेम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल और कॉमन नेम पिक्रिक अम्ल या पिक्रिक एसिड। ठीक है,
एनिजोल के साथ फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब एनिजोल क्या होता है ये बताओ। बिल्कुल, बेंजीन पे मिथॉक्सी ग्रुप को एनिजोल कहते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो कॉमन टर्म्स हैं इन्हें बिल्कुल सही से याद रखो। एनिजोल मतलब बेंजीन पे O CH3 ग्रुप, ठीक है। तो इसका इन्होंने क्या पूछा है तुमसे, फ्रिडल क्राफ्ट की दोनों अभिक्रियाएं। अब फ्रिडल क्राफ्ट की तो अभिक्रिया किसी के साथ भी हो एक ही तरीके से तो होती है। OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन को एनिजोल कहते हैं। अब अगर मैं इसका फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराऊंगा तो RX लूंगा, एल्काइल हैलाइड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, और मुझे एक बार ऑर्थो पे मिलेगा, ऑर्थो पे एल्काइल मिलेगा, और एक बार पैरा पे। और तुम्हें पता ही है ज्यादा क्वांटिटी में या मेजर अमाउंट में पैरा वाला होता है। फिर जब तुम, ये तो कौन सी अभिक्रिया है, एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब हम एसाइलेशन करेंगे तो फिर से फ्रिडल क्राफ्ट एनिजोल लोगे और रिएक्शन किससे कराओगे, एसाइल क्लोराइड से, CH3COCl, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3। क्या प्राप्त होगा, एनिजोल रहेगा, एक बार COCH3 ऑर्थो पे और एक बार ये पैरा पे। ये कॉपी कर लो तुम लोग, भले ही तुम्हें याद हो लेकिन तुम लोग भूल सकते हो एनिजोल की वजह से। ये तीनों नेम रिएक्शन है ना, कोल्बे अभिक्रिया, रेमर-टीमन, विलियमसन संश्लेषण। फिर भी चलो शॉर्ट में लिख लेता हूँ। कोल्बेज एक ही स्टेप में बता रहा हूँ, क्या डालते हैं बताओ, एक ही स्टेप में करना हो तो NaOH, CO2 और HIN, क्योंकि आखिरी में HIN ही तो यहाँ पे वापस लगता है। तो तुम्हें फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, सैलिसाइलिक एसिड। फिर राइमर-टीमन सेम यही रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या डालोगे, NaOH और क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और फिर दोबारा से हम क्या डाल देते हैं, NaOH किसके साथ, HIN के साथ। तो क्या प्राप्त हो जाएगा फिर से, फिनॉल, बट इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या बनेगा, CHO, दैट इज सैलिसाइल एल्डिहाइड। विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस, इसमें क्या लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, भूल चुके होगे, एल्कोहल का, हाँ, सोडियम लवण एल्कोहल का और एल्केल हैलाइड, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर हैं। सोडियम लवण ही लिया रहता है, लेने के लिए तुम पोटेशियम भी ले लो, ठीक है, पोटेशियम भी रिएक्टिव है, वो भी K के साथ X के साथ निकल जाएगा, बट बिल्कुल हाँ, और वहां पे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना, बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना है हमें, ठीक है। तो साथ में क्या निकल जाएगा, NaX, और किसकी प्राप्ति हो जाएगी, ईथर की। तो एक जनरल रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो CH3 CH2ONA, और तुम ले लो यहाँ पे CH3Br, तो दिख रहा है Na के साथ क्या निकल जाएगा, और हमें मिथॉक्सी ईथेन प्राप्त हो जाएगा। नाम तो पता है ना, छोटा वाला हो गया मिथॉक्सी और बड़े वाले का हम पूरा नाम लेंगे, तो छोटे वाला एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजिनकरण, नाइट्रोकरण, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा सारे हो जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे नेम रिएक्शन है तो कुछ भी ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। हैलोएल्केन में, अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, हैलोएल्केन में एक अणुक तथा द्विअणुक SN1 SN2 कराया था ना अच्छे से डिटेल में। तो SN1 SN2 ये दोनों रिएक्शन तुमसे पूछी हैं डिटेल में, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इवन यही क्वेश्चन जो मेरा एग्जाम हुआ था GIC का, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, 15 नंबर में आया था, सिर्फ ये SN1 और SN2, बट वहाँ पे बहुत कुछ और भी समझानी थी चीजें हमें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इन्होंने कितने नंबर कह दिया है, 5 नंबर का, SN1 2.5 नंबर का और SN2 भी 2.5 नंबर का। देखो SN1 SN2 में कैसे करोगे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तुम ये बात लिखोगे कि SN1 अभिक्रिया कौन देता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सेकंड पॉइंट में लिखोगे क्योंकि इनका जो कार्बोधन आयन होता है वो स्थायी होता है। और थर्ड पॉइंट पे तुम्हें ये भी लिखना होगा कि यहाँ पे 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, एनेंशियोमर, क्योंकि एक में न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आके जुड़ता है और एक में, तो फिर उसके बाद तुम रिएक्शन करके दिखाओगे। तुमने लिखा R' कार्बन के साथ कौन लगा, हेलोजन, रिएक्शन दिखाओगे न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम एक ही उत्पाद बना के दिखा देते हैं, R' और R" और C के साथ कौन लग गया, न्यूक्लियोफाइल, X निकल गया, हो गया प्रतिस्थापन। मेन क्या है, फिर तुम इसकी क्रियाविधि समझाओगे।
लिखा है इन्होंने कहीं पर भी? नहीं। हाँ लिखा तो है, वही तो मैं सोचूं कि और पूछ क्या सकते हैं ये। तो फिर यहाँ पे मैंने बताया था 2 स्टेप में होगा, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। स्टेप 1 में क्या होता है, जो भी तुम्हारा ये अल्किल हैलाइड है 3 डिग्री का, इसका क्या बाहर निकलता है, हैलोजन। और ये स्टेप कैसा होता है, स्लो, बहुत धीरे होता है। कार्बन अब जो बचा है उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप हैं, ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, चार्ज क्या आ गया प्लस, बाहर कौन निकल गया X माइनस, और ये ट्रायगोनल प्लेनर हो जाता है, त्रिकोणीय समतल। ठीक है, तो इसका क्योंकि फ्लैट स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल इस तरीके से, तो जो न्यूक्लियोफाइल अब आएगा नेक्स्ट स्टेप में जोड़ने के लिए इस कार्बोकैटायन पे, वो कहाँ से आएगा, या तो ऊपर से या नीचे से। तो स्टेप 2 में हम क्या दिखाते हैं, R R डैश R डबल डैश प्लस चार्ज, क्या रिएक्शन दिखाओगे न्यूक्लियोफाइल का, एक बार यहाँ से दिखा दिया और एक बार यहाँ से लिख देते हैं, अब बिलो, ऊपर से और नीचे से। अब ये देखो जुड़ेगा कैसे, ये तुम्हें दिखाना है कैसे, तुम इसे तो ऐसे ही रहने दो, R डैश R और R डबल डैश, इसके साथ एक बार तुम इसे इस तरीके से दिखाओ, गाढ़े से क्या कहते हैं, थोड़ा सा बोल्ड करके, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। और दूसरे वाले में हम दिखाते हैं, हाँ सेम यही, बस डैश डैश लाइन से न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों जो बनते हैं ना, ये 50 और ये भी 50%, और इस पूरे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रैस्मिक मिक्सचर। क्या कहते हैं हिंदी में, क्या नाम है रैस्मिक का, रैस्मिक, ठीक है। तो एक ऐसा मिश्रण जिसमें कि 2 इनैंशियोमर्स 50-50% में उपस्थित हो, उनको हम क्या बोलते हैं। और इनैंशियोमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों की जो संरचना है वो सेम है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, दर्पण, ठीक है, हाँ दर्पण प्रतिबिंब। इसको देखोगे मिरर में, दर्पण में, तो ये दिखाई देगा, लेकिन एक में ग्रुप ऊपर से लगा और एक में। फिर हम आगे ये भी जानते हैं कि अगर लाइट इसमें से पास कराओगे, अगर तुम किसी रैस्मिक मिक्सचर में से क्या पास कराते हैं, लाइट, सनलाइट, तो वो जो नहीं, सनलाइट नहीं सॉरी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो वो जो रैस्मिक मिक्सचर होता है उसमें से लाइट निकलती तो सीधी निकलती है। क्यों, क्योंकि ये जो 50% है, ये लाइट को मान लो क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये वाला एंटी, तो लाइट ना तो क्लॉकवाइज जाएगी ना एंटी, सीधे निकल जाएगी। लेकिन अगर मान लो खाली यही वाला यौगिक हो, ये ना हो, तो लाइट तुम्हारी कहीं ना कहीं मुड़ेगी, या तो क्लॉकवाइज जाएगी, या अगर सिर्फ ये उपस्थित है तब भी लाइट तुम्हारी या तो क्लॉकवाइज जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन दोनों अगर 50-50% उपस्थित हैं तो लाइट का जो हाँ रोटेशन है वो कैंसिल हो जाता है, और लाइट कैसे निकल जाती है। तो तुम्हें एक बार पहले एक सिंपल रिएक्शन लिख के दिखाना होगा, फिर ये 2 स्टेप लिख के दिखाने होंगे साथ में, फिर तुम ये भी लिखोगे रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन का जो रेट है वो समानुपाती होता है किसके, सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड के, क्योंकि स्लो स्टेप में एल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का जो रेट है जिसे वेग कहते हो, वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, एल्काइल हैलाइड की। एक ही तो अणु है ना इसमें, तो एक, हाँ, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी होगी, एक। प्रोपोर्शनल को जब तुम हटाते हो तो तुम लिख सकते हो रेट बराबर के एल्काइल हैलाइड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पावर 1। तो क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन का जो वेग है एक ही अणु की सांद्रता पे निर्भर करता है, इसीलिए हम लिख देंगे फिर तब जाके कि ये कैसा हो गया, कहाँ गया, एक, हाँ एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब ये तुम यहाँ तक ये पूरा लिख दोगे ना, तब जाके तुम्हारे 2.5 नंबर पूरे होंगे। ठीक है, अगर तुमने ये छोड़ दिया तो, और तुमने इतना लिख के आ गए, फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड मतलब पूरी रिएक्शन कर दी, तभी समझ लो कि इसकी वजह से 1 नंबर कट सकता है। एंड में तुमने समझाया ही कहाँ कि ये कौन सी रिएक्शन है, SN1। वो तो तभी समझाओगे जब ये वाली बात लिखोगे, और फिर यहाँ पे वो लिखोगे जो मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन के जो वेग है वो एक अणु की सांद्रता पे निर्भर करता है, इसलिए कैसे रिएक्शन है, एक अणु। ठीक है, ये कॉपी में है तो इसलिए इसे कॉपी मत करो। SN2 में, SN2 रिएक्शन कौन देता है बताओ, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि वहां पे कार्बोधनायन नहीं बनता है, या ये कह सकते हो कि जो अल्काइल हैलाइड कार्बोधनायन नहीं बना पाएंगे वही कौन सी रिएक्शन देंगे, क्या रिएक्शन। इसमें हम क्या लेंगे, जैसे मान लो तुमने CH3 वाला एग्जांपल ले लो, CH3X, किससे रिएक्शन करा दो, न्यूक्लियोफाइल से, क्या बनेगा CH3NU। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम अभी, बाहर कौन निकल गया, यहाँ पे हम फिर क्रियाविधि कैसे समझाते हैं, हाँ इस तरीके से दिखाते हैं, और यहाँ पे क्या दिखा देते हैं, X।
फर्स्ट स्टेप में ही देखो फिर भी हम लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता है, बैक साइड से अटैक करता है हमेशा, उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल या नाभिक आगे पीछे से अटैक करेगा जिसपे कि तुम्हारा निकलने वाला ग्रुप लगा है या हेलोजन। और ये स्टेप कैसा है? स्लो। तो अब तुम देखो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, ये हेलोजन निकल रहा है धीरे धीरे और ये न्यूक्लियोफाइल अपने आप को इसके साथ अटैच कर रहा है। ये बीच की स्टेट होती है ट्रांजिशन स्टेट, उसके बाद का फास्ट होता है, ये पूरा निकल जाएगा और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अभी भी रहेंगे, लेकिन कौन आके जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल। कौन बाहर निकल गया? एक्स। यहाँ पर जो ग्रुप तुम्हारा लेफ्ट साइड में होता है ना, वो चेंज होके कहाँ पहुंच जाता है? राइट में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। बताया था ना, कुछ हिंदी में भी याद नहीं आ रहा वर्ड। मतलब जैसे छाते का एग्जाम्पल दिया था ना, छाता का नीचे की तरफ है तो बारिश में आदि में क्या होता है? फ्लिप करके ऊपर हो जाता है ना, वैसे इसमें हुआ। जो हाइड्रोजन, जैसे मान लो ऐसे समझो, ये कार्बन है, इसके साथ ये हेलोजन लगा हुआ है और 3 हाइड्रोजन इधर थे, ठीक है, पीछे से न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा, इसको निकाल दिया, ये तीनों हाइड्रोजन इधर थे वो कहाँ चले जाएंगे? इधर की तरफ कौन रह जाएगा? तुम्हारा नाभिक रह गए। तो ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो SN2 रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है वाल्डन इन्वर्जन का। किसका? वाल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब उल्टा हो जाना। और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे तुम कि रिएक्शन का जो रेट है वो समानुपाती होगा। देखो स्लो स्टेप में अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एल्काइल हैलाइड भी है, तो हम यही तो लिखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फिर इसको जब तुम हटाओगे तो तुम्हें पता है रेट बराबर के एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना ये बात क्या, कि रिएक्शन की जो रिएक्शन का जो वेग है वो 2 अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए ये कैसे रिएक्शन हो गई? द्विअणु। ठीक है, इसे कॉपी में घर पे जाके कर लेना, फिर मुझे सेंड भी करना। ठीक है, SN1 SN2 आने के इस पर पूरे चांसेस हैं। और कहाँ गए क्वेश्चन? ये है एक दंतुर लिगेंड की उदाहरण से सहायता समझाइए, बताई दोगे। जो एक एटम से जोड़ते हैं एक परमाणु से एक दंतुर, जैसे क्लोराइड आयन, जल, अमोनिया और कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, ये भी क्या माना जाएगा? एक दंतुरी। फिर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो तुम आराम से बता सकते हो कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है। ठीक है, ये मेन है। उसके बाद में ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, चक्रीय संरचना, उसमें 6 एटम्स होते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने अंदर एटम? 6, लेकिन फ्रक्टोज में सिर्फ कितने होते हैं? 5। याद है ना? ग्लूकोज का कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, फ्रक्टोज में तुम्हारा इस तरीके से बनता है। तो ये 2 ही काफी हैं। ठीक है, बाकी तुम बना देना। ग्लूकोज का फ्रक्टोज का साइक्लिक वाला अगर बनाना चाहो तो भी बना देना, नहीं तो कम से कम जो सीधा वाला स्ट्रक्चर हो तो बनाना ही होगा, कि ऊपर एल्डिहाइड फिर OH। उसके बाद में क्या क्वेश्चन है? एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है? 1.1। ये तो मुझे लगता है कि हर साल ही ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये CBSE बोर्ड का और UP बोर्ड का दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। क्या क्या पूछा है तुमसे? डेल्टा जी, मानक गिब्स ऊर्जा पूछा है ना, मानक का मतलब नॉट लग जाएगा, डेल्टा जी फॉर्मूला क्या होता है? NF E0 सेल। और क्योंकि इन्होंने E0 सेल खुद ही दे दिया और N का मान Zn न्यूट्रल है +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। फैराडे 96500 इंटू 1.1, ये तो वही हो गया 212 वाला, 212 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल आंसर आता है ना। चलो फिर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वैद्युत कण संचलन ये नहीं है, स्कंदन नहीं है। हाँ, एनिलीन के नाइट्रोकरण की विधि और अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों बताओ? एनिलीन का जब तुम नाइट्रोकरण करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला तुमने, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे 3 उत्पाद बनते हैं। क्या बनते हैं? हाँ, 2% ऑर्थो वाला, 47% मेटा वाला, और फिर 51% पैरा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ऑर्थो और पैरा तो चलो समझ में आता है, लेकिन ये क्यों बना? इसका आंसर समझाया था कि जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही ज्यादा अम्लीय
मीडियम में होती है H2SO4 HNO3। हाँ, एनिलीनियम आयन बनता है, क्या बनता है, और जो ये एनिलीनियम आयन है फिर आगे की रिएक्शन मेटा पे होती है। ठीक है, तो वही सब चीजें लिखनी है और रिएक्शन समझाना है और कुछ नहीं है। 3 नंबर का है तो जाहिर सी बात है सबको समझाओगे। किसमें विधि पूछा है ना, तो एक्चुअली में रिएक्शन लिख के नहीं छोड़ोगे, इसमें पूरा लिखोगे। 3 नंबर का है, नहीं पता कि वो आंसर फिर कैसा लिख के दे दें, वो क्वेश्चन तो ये कैसा भी लिख देते हैं। ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, ये तो लिख लोगे। हाँ, ग्लूकोऑक्साइम, ठीक है, CHO CHOH का होल 4 CH2H, ये ग्लूकोज हो गया। जब इसकी अभिक्रिया किससे कराओगे, NH2OH से, तो तुम्हें पता है कि एल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है, तो CH डबल बॉन्ड NOH, बाकी सब नीचे का सेम रहेगा, ग्लूकोज ऑक्साइम। फिर अभिक्रिया किससे करानी है, हाइड्रोजन साइनाइड से, तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बना लेता है, CHOH एक ही कार्बन पे OH और CN दोनों आ जाते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं ना, बाकी नीचे का सेम ही रहेगा, CHOH का होल 4 CH2OH। एक्चुअली में दोनों अभिक्रियाएं क्या हमें प्रूफ करके बताती हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो मान लो अलग से बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है, इनको किसी अभिक्रिया से समझाओ, तो हाइड्रोक्साइलामीन का और एसिन का समझाओगे, बेस्ट रिएक्शन है क्योंकि इन्हें करना भी आसान है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, तो पता ही है वो दाब जो परासरण को रोक दे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, परासरण दाब। परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए, तो पाई V WB MB RT, तो यही तो है पाई, और परासरण दाब हो गया पाई, और जो विलय है उसका जो द्रव्यमान है MB, तो इसके बीच में संबंध स्थापित हो गया। फिर क्या चीज, पहले तो तुम डेफिनेशन दोगे, तो परासरण दाब की सिर्फ उतनी डेफिनेशन थोड़ी दोगे जितना मैंने बोला, वो तो मैं समझाने के लिए बोला तुम्हें। तुम पहले परासरण समझाओगे, इसमें क्या समझाओगे कि इसमें जो विलायक होता है वो मूव करता है किसके थ्रू, SPM के, जो अर्धपारगीय झिल्ली होता है उसमें जो विलायक है अपने ज्यादा सांद्रता से किधर की तरफ जाता है, कम सांद्रता की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम एक इतना दाब लगा दें जो इस प्रक्रिया को रोक दे, ठीक है, तो वो जो दाब है वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब। फिर तुमने उसको नीचे पूरा समझा दिया, वो उसको हम दिखाते किससे हैं, पाई से। फिर तुम ये भी समझाओगे कि पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, C के, सांद्रता के। फिर तुम समझाओगे कि क्या कहते हैं, नहीं C और T दोनों के, और फिर उसके बाद में जब प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, पाई CRT, ठीक है। फिर इसमें तुम लिखोगे C ये है, R ये है, T है, आंसर तो लंबा हो जाएगा 3 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में फिर जब तुमसे ये वाला चीज पूछा है कौन सा, द्रव्यमान में, तो द्रव्यमान में क्या है, तुम इस तरीके से डायरेक्टली आंसर लिख के थोड़ी आओगे, तुम पहले जैसे तुमने लिखा पाई V इक्वल टू CRT लिखा, फिर C को लिखोगे NB अपॉन VRT, 2 स्टेप हो गए। नहीं, यहाँ से तो V हटाओ ना, ये भी नहीं होगा, ये पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू NB अपॉन VRT, फिर पाई V इज इक्वल टू NBRT, 3 स्टेप हो गए। अब तोड़ो ना NB को, शुरू में तोड़ना ही क्यों है, अब चौथे स्टेप में तोड़ो इसे, WB अपॉन MBRT, और फिर सर्किल कर दो, वहां पे भी देख लो, ये हमने संबंध स्थापित कर दिया। ये तरीका है, आंसर के हिसाब से ही, मतलब मार्क्स के हिसाब से तुम्हें अपने आंसर लिखने होंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थान, अब इन्होंने क्या पूछा है तुमसे, इकाई, इकाई तो लिख दोगे, क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, जीरो ऑर्डर का पूछा है ना। व्यंजक क्या होता है, सूत्र पूछा है 3 नंबर में। अब तुम इसमें 3 नंबर में क्या लिख के आओगे, सिर्फ फॉर्मूला लिख के आओगे, नहीं, पूरी की पूरी वो चीज लिखनी होगी तुम्हें, ठीक है। तुम लिखोगे वेग बराबर के R की पावर 0, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता की पावर कितनी होगी, 0। फिर तुम लिखोगे वेग बराबर के, ये कितना हो गया, 1। अब तुम इस वेग को क्या लिखोगे, माइनस dr अपॉन dt बराबर के, फिर माइनस का इधर क्या रखोगे, dr। इसी में थोड़े से बायो वालों के लिए दिक्कत हो जाती है, बट कोई नहीं, इतना टफ नहीं है, इतना तो सबको पता है। इसे इक्वेशन 1 मानोगे, फिर लिखोगे कि जब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ना,
इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पे एक ही स्टेप में कर सकते हो तुम। देखो यहाँ पे जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे डी आर का, तो आर से लेके कहाँ तक लोगे, आर नॉट तक, और यहाँ पे के डी, तो डी टी के लिए भी कितना लोगे, 0 से टी, तो डायरेक्टली एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। ये 4 स्टेप करोगे फिर तुम्हें पता ही है कि ये कैसे लिखा जाएगा, आर नॉट माइनस का बाहर ले लो, आर नॉट माइनस आर, और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा के टी माइनस 0, तो टी तो रहेगा, फिर अपने आप ही क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस। ये गलत क्यों हो रहा है, एक मिनट रुको। फॉर्मूला ये होता है ना, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इज इक्वल टू के। कुछ गलत किया है क्या, सही होगा। आर माइनस आर नॉट हो रहा है ना ये, तो लिमिट्स तो यही लेते हैं ना, इनिशियल से फाइनल तक लेते हैं ना लिमिट, ये गलत हो गया। ये देखो शुरुआत वाली चीज इसमें कितनी होती है, आर नॉट, बाद वाली कितनी होती है, आर होती है ना, समझ में आ रहा है, ये लिमिट गलत ले ली थी हमने। और यहाँ पे फिर क्या चलेगा तुम्हारा डी आर, तो उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, आर माइनस आर नॉट, समझ में आ रहा है। फिर जब इसे ओपन करोगे तो आर नॉट तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आर, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा के टी, और तब तुम्हारा के कितना हो जाएगा, ये इसे ब्रैकेट में लिखना मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये सांद्रता है क्या, ये इसको कभी भी हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। अपॉन में क्या आ गया तुम्हारा टी, तो जब तुम ये सब कुछ कर दोगे तब तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे, ये है व्यंजक। समझ में आ रहा है तुम्हारे, बायो तुम्हारे पास ही है, हाँ तुम भी हो। कोई ऐसा स्टेप है जो समझ में नहीं आ रहा, ये तो क्लियर है ना। वेग हम कैसे लिखेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, के और आर की पावर कितनी लिखोगे, आर की पावर 0 कितना हो जाता है 1। वेग को फिर हम ऐसे लिखते हैं, सांद्रता में जो परिवर्तन है और फिर dt, मतलब dr अपॉन dt किसके बराबर है, k के, dt इसके साथ ले जाओ, इधर क्या बचा खाली dr, इधर क्या हो गया dt, फिर dr का इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन का साइन है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिया, r नॉट से r क्यों लिया, नीचे हम कौन सी लिमिट लेते हैं, शुरू वाली, और बाद में लिमिट कौन सी जाती है, बाद वाली। शुरू में कंसंट्रेशन कितना होगा r नॉट, बाद में कितना बचेगा r, यहाँ पे टाइम शुरू में कितना है 0, बाद में कितना हुआ है t, फिर उसके बाद तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट का माइनस लिख देते हैं, माइनस रहें तो आर नॉट माइनस, सॉरी लिमिट क्या है हमारा, हाँ ऊपर से नीचे वाले को माइनस करते हैं, आर माइनस आर नॉट, और इसमें डी टी की जगह पर तुम लिखा हुआ टी माइनस 0, तो 0 तो हट ही जाएगा और एंड में फिर ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ये तो जरूर कर लेना, जब ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 का पेपर है, दे सकते हैं। ये ध्यान नहीं रखते कि बायो वालों को इंटीग्रेशन आती ही नहीं आती है, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। फिर देखो संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो 3 अभिलक्षण गुण लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे बताओ, बोलो भाई। संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, क्या होता है, n-1 d 1 to 10 ns2, s में 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ मतलब 1 से 2 हाँ होता है, 2 लिख सकते हो क्योंकि जनरली n में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सही कह रहा है कभी कभी n में 1 भी हो जाता है, एक कॉपर के केस में और एक क्रोमियम के केस में, ठीक है। तो n-1 d 1 to 10 भरे जाएंगे, और n में सॉरी n s 1 to 2। 3 लक्षण पूछे हैं तुमसे, भाई ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, फिर समझाओगे थोड़ा सा, कोई एक रिएक्शन समझाओगे। 3 नंबर का है ना, चलो लिख देना इतना ही खाली, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, ये रंगीन आयन बनाते हैं, और तीसरा ये चुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, ये पूरा समझा दोगे। फिर उपसंयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत, तो बार बार कह ही रहा हूं तुमसे, 4 नंबर का है, 5 पॉइंट लिख के आ ही जाना। ये पेपर इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि 2022 का है, और अब तुम्हारा पेपर कौन सा 2025 का है। और कोई क्वेश्चन है क्या इसके ऊपर भी, नहीं है, चलो उस साइड में होगा। अब देखो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिएक्शन है नाम बताओ इसका, जो लिखा है RCHO, R, बिल्कुल, इन्होंने ये डैश छोड़ दिया, फिर आपसे कह रहे हैं 3OH माइनस और RCO माइनस 2Ag 2H2O 4NH3 पूरा कर दिया। तो यहाँ पे हमें पता है क्या लिया जाता है, 2Ag, क्या लेते हैं यहाँ पे हैं 2Ag प्लस 3OH आयन,
इस पूरे को ही तो हम टॉलेंस अभिकर्मक बोलते हैं। और अगर यही तुम्हारा फैलिंग अभिकर्मक होता तो Cu+2 कितने 2 मोल्स और OH कितने 5 मोल्स। तो देखो इन्होंने फिलअप बना दिया, गैप छोड़ दिया, उस गैप को भरने के नंबर दे रहे हैं तुम्हें। फिर अब यहाँ पे वही चीज जो मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि डायरेक्ट कर सकते हो, भाई डायरेक्ट हर बार नहीं पूछेंगे वो तुमसे। टॉलीन की अभिक्रिया इन्होंने किससे कह दी कराओ, CrO2 Cl2 से, और इन्होंने यही पूछ लिया। अब यही बनाने में तो दिक्कत आती है ना बच्चों को, तो मैं कहता हूँ कि तुमसे एक ही स्टेप में कर लो। अब इन्होंने यही पूछ लिया तो क्या करोगे, बनाओगे जो इंटरमीडिएट है, और उसका शॉर्ट तरीका बताया था मैंने तुम्हें। मैंने बताया था 2H कम कर दो, CH3 टॉलिन में से 2H कम करके 2 बॉन्ड खाली हो गए, फिर यहाँ पे O, ये वाला O, CrOH Cl2, बिल्कुल ऐसे ही नीचे बना दो O CrOH Cl2। हाँ तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये SC से ही माना जाएगा, तुम इसके लिए परेशान मत। तो अगर मैंने यहाँ पे बॉन्ड दिखा दिया ना, ठीक है, तो ये S से नहीं जुड़ा माना जाता है, किसके साथ जुड़ा जाता है, C के साथ ही। तो ये बन जाएगा। उसके बाद तुम्हें पता है कि जब तुम इसका क्या कराते हो हाइड्रोलिसिस, तो क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड। ये कौन सी अभिक्रिया है, रोजेनमंड। हाँ गैटरमैन कोच है, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है उसमें, तो डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से। फिर रोजेनमंड पूछ लिया। इसमें अब देखो, इसमें इन्होंने कहा कि तुम क्या क्या लोगे कि ये बनेगा, तो बेंजीन लेंगे ना। बेंजीन पे क्या लेंगे, COCl, क्योंकि बेंजोइल क्लोराइड एसाइल क्लोराइड ही लिया जाता है। H2 किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, तो प्राप्त क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड प्लस HCl। क्लियर हो गई बात। ये तो डायरेक्ट है स्टेप इन रिएक्शन। फिर से इसमें उन्होंने बीच वाली चीज पूछ ली, बहुत ही, हाँ CS डबल बॉन्ड NH, CN पे जुड़ता है तो ये बन जाता है N के साथ H। फिर जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पे O, इधर H2, तो एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। हाँ बाकी देखो नीचे फिर से वही रिएक्शन दे दी इन्होंने, क्लीमेंजन वुल्फ किस्नर दोनों एक साथ, एल्डोल संगनन कैनेजारो एल्बोलार्ड, सारे करे हुए, कर लेना घर पे जाके इन पांचों रिएक्शंस को। यूनिट ऑफ वेलोसिटी कौन, ये तो सेम आ गया, कहीं और भी होंगे क्वेश्चंस तो। ये तो कर तो लिया ना हमने, सारे हो गए, ठीक है। तो देख लो आधे घंटे के अंदर पेपर सॉल्व हो गया। अब मैं इसका ना तुम लोगों को PDF भेज दूंगा।